Excuse me, sir. जी बच्चे, Sir, when lecture will start? we are starting in next 5 minutes. Okay, sir. पीछे से नहीं है। पुनः आप सबका स्वागत है इस यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जिसका नाम है उद्यमिता एवं नवाचार आजीविका के संसाधन के रूप में। दोस्तों, ये प्रोग्राम एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज और आई नर्चर इंक्यूबेशन फाउंडेशन आयोजित कर रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारे आज के दूसरे स्पीकर दीपकांत कैमरा ऑन करके स्क्रीन पे आ जाएं। नमस्कार सर। दीपकांत, स्वागत है तुम्हारा भी इस प्रोग्राम में और बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ ज्वाइन करने के लिए। आज ये प्रोग्राम पूर्णतः हिंदी में चलेगा। हम कोशिश करेंगे अपनी मातृभाषा में बात करें ताकि आसानी से अपने युवाओं तक उस बात को सरलता से पहुंचा सकें जिसे गंभीरता से लेने की जरूर आवश्यकता है। आज इस प्रोग्राम का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता और नवाचार, इसकी आवश्यकता है क्या, कैसे इसकी जरूरत है और कैसे ये हमारे लिए आजीविका का भी एक बड़ा संसाधन बन सकता है, इस पे बात करेंगे। दोस्तों, ये प्रोग्राम जब इससे पहले कि मैं आपके साथ रूबरू हूँ, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कैसे हम इस प्रोग्राम को लेकर के आए हैं और किस तरीके से हम आप तक पहुंचे हैं। ये एक यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ कुरुक्षेत्र जोन के लिए प्लान किया गया है। और आज कुरुक्षेत्र और उसके आसपास के जिलों से जुड़े हुए युवा इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाला संस्थान जो कि एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से है, और इसके अलावा आई नर्चर इंक्यूबेशन फाउंडेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का एक सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, हम लोग युवाओं को उद्यमी बनने में मदद करते हैं। और इसके अलावा इस प्रोग्राम के बहुत ही जो सूत्रधार हैं, जो इसकी आधारशिला हैं, वो हमारे ये 5 या 6 इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं मुख्यतः उनका नाम लेना चाहूंगा। हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूशन जो इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ हैं, उसमें आर्य कन्या महाविद्यालय कुरुक्षेत्र, जीएनएम कॉलेज अंबाला कैंट, डीएवी कॉलेज अंबाला सिटी, आरकेएसडीपीजी कॉलेज कैथल, एसडी कॉलेज अंबाला कैंट, डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में इन युवाओं को जोड़ने के लिए
और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हम इन युवाओं को उस विषय पे चर्चा कर पाएंगे, उस विषय को आसानी से समझा पाएंगे जो कि आज की नीड है। इस भारत को और सुदृढ़ बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। क्षमा चाहूंगा जो व्यक्ति इस प्रोग्राम में अभी गूगल के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं, उनसे मेरा आग्रह है आप मेरी बात अगर उन तक पहुंचा सकें कि वो यूट्यूब चैनल से ज्वाइन कर लें, और यूट्यूब चैनल का लिंक उनको ऑलरेडी मेल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम में 2 मुख्य स्पीकर रहेंगे। मेरा नाम महेंद्र गुप्ता है। मैं इस संस्थान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आई नर्चर इंक्यूबेशन फाउंडेशन के पद पे कार्य करता हूं, और मेरा जो रोल है, जो मेरा काम है, वो उद्यमिता को बढ़ावा देना है, स्टार्टअप्स को नर्चर करना है, इनोवेशंस को सपोर्ट करना है। और इसके अलावा आपके साथ जुड़े हुए हैं दीप कांत जी एक उद्यमी हैं। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने अपना बीटेक किया है, और बीटेक करने के बाद इन्होंने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की कंपनी लगाई है। ये एक बुलंद ऑर्गेनिक के नाम से एक कंपनी चलाते हैं, और जिसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ये मार्केट में लेकर के आते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इतने युवा होने के बाद इन्होंने ऐसा विचार क्यों किया जबकि इनके पास नौकरी का ऑफर था। तो इन सब विषयों पे दीपकांत को भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा इस प्रोग्राम की जो मुख्य पॉइंट है, जो मुख्य विषय है, उद्यमिता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप कुछ विचार कर रहे हैं? क्या आप कोई विषय ऐसा चूज करते हैं? क्या आप कोई ऐसा स्वप्न देखते हैं जिसे पूरा करने का आप ख्वाब रखते हैं मन में? क्या आपके मन में कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा गोल जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपको सोने नहीं दे रहा है? अगर ऐसा कुछ है तो जरूर उसे साझा करें। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या आपके पास ड्रीम्स हैं, स्वप्न हैं? मेरा विश्वास है आप सबके पास कोई ना कोई ऐसा स्वप्न जरूर है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके मन में लालसा होगी। वो स्वप्न किस चीज का हो सकता है? वो स्वप्न बहुत सारे पैसे कमाने का हो सकता है, वो स्वप्न कुछ बनने का हो सकता है, वो स्वप्न कुछ कर दिखाने का हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें। उन स्वप्न के बीच में से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर मैं आप इन दोनों को, जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, इनमें से अगर पूछूं कि किसे आप चुनेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत सारे कहेंगे सर मुझे उस राइट साइड की इमेज में जाना है जहां बहुत सारे पैसे उड़ रहे हैं। मैं लेफ्ट साइड की इमेज में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ मांग रहा हूं। चलिए, आप सब कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्थान में जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने देखा लार्ज लोग इस प्रोग्राम में ग्रेजुएट्स की डिग्री कर रहे हैं। इसके अलावा पीजी प्रोग्राम भी कुछ लोग कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और आपसे ये भी आपको बोलूंगा कि यहाँ से जाने के बाद, इस प्रोग्राम को सुनने के बाद जरूर विचार करिएगा और मुझे बताइएगा आने वाले समय में हमारी शिक्षा प्रणाली या शिक्षा जो अभी तक की दी जा रही है कहीं पर भी, क्या वो रोजगार को पाने के लिए पूर्ण है? क्या हम एक ऐसी शिक्षा एजुकेशन सिस्टम में हैं जिससे निकलने के बाद हमें रोजगार मिल जाएगा? क्या ये गारंटी है? मैं जानता हूं आप में से लार्ज प्रतिशत लोग ये कहेंगे कि जी सर, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं बीएससी, एमएससी, बीएड, एमबीए कुछ कर लूं, लेकिन इसके बाद भी जॉब की गारंटी ये शिक्षा नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है, इसको समझिएगा। जरा इन लोगों पे विचार करिए, ये कौन से लोग हैं, जरा इनको देखिए और जरा सोचिए कि अगर ये सब लोगों ने भी कुछ विचार किया होता जो हम सोचते हैं असामान्यता रूप से, तो क्या आज भारत ऐसा होता? आपके सामने हैं होमी भाभा साहब। होमी भाभा साहब जो हैं वो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम कहलाए जाते हैं। न जाने कितने सारे तकलीफों, न जाने कितने सारे ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों और असुविधाओं के बीच में इन्होंने उस कार्य को सोचा होगा जो ये करना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट थे और उसके बाद इन्होंने कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम की इंडिया में शुरुआत करी, इस पे बहुत बढ़िया किताब भी लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़िएगा। चलिए, ये दूसरी इमेज मैं आपको दिखाता हूँ जो कि जे.आर.डी. टाटा की है। टाटा जो है वो एविएशन इंडस्ट्री के फादर कहलाते हैं। करीबन 1932 में टाटा साहब ने, जे.आर.डी. जी ने इंडिया में एयरलाइंस की शुरुआत करी थी अपने पैसों से, अपने विजन से।
एक स्वप्न देखा होगा शायद कहीं ना कहीं उन्होंने, और उसको पूर्ण करने के लिए सोचिएगा या करिएगा, सरकार या किसी और अन्य संस्था से कोई मदद की उन्होंने मांग नहीं करी। अपने कौशल और अपने हुनर से उन्होंने जो कर सकते थे वो उसकी बात करी। एक बहुत किताब भी आपके सामने रख रहा हूँ जिसका नाम है जॉय ऑफ अचीवमेंट। ये आरएम लला की बुक है, बहुत अच्छी किताब है। आप इसको पढ़ें तो शायद आपको और बेहतर ज्ञान प्राप्त होगा या और जानकारी मिलेगी कि कैसे जे.आर.डी. टाटा ने इस देश में किस किस तरीके के काम किए। चलिए, होमी भाभा विक्रम साराभाई साहब को बहुत सारे लोग जानते होंगे। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के जनक हैं वो, इंडिया के फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहलाते हैं। किस तरीके से विक्रम साराभाई साहब ने उस समय के दौर में गवर्नमेंट सरकार के साथ मिलकर के ये तय किया कि हम अपने इंडिया में स्पेस प्रोग्राम चलाएंगे, और ये भी हो सकता था कि वो जाकर के किसी और देश में जाकर के बस जाते, लग्जरी सुविधाओं और आशो आराम का जीवन व्यतीत करते। मेरे हिसाब से इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हमें से जो इन्हें नहीं जानता हो। यहाँ दो लोग हैं, एक है डॉक्टर सतीश धवन और दूसरे हैं हमारे सबसे प्रिय हमारे प्रेसिडेंट पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। आज इंडिया का पीएसएलवी या जीएसएलवी प्रोग्राम डॉक्टर कलाम साहब का ही देन है। किस तरीके से उन्होंने इस देश को इतना सुदृढ़ मजबूत बनाया अपने विचारों से, अपने स्वप्न से और अपने विजन से। अमूल को हम सब लोग जानते हैं। ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कहे जाते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गुजरात में अमूल जो प्लांट सेटअप किया, जो कि आनंद डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है, और उन्होंने कैसे कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और पूरे देश में आज जो मिल्क का क्राइसिस कहा जा सकता था उस समय या वेस्टेज कहा सकता था, उन्होंने इस मॉडल से कनेक्ट किया कि आज हर घर को, हर व्यक्ति को दूध जो है वो आसानी से उपयोग के लिए अवेलेबल है। चलिए, अब बात आती है ये विषय क्यों ये सीखना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है। जितने सारे लोगों को आपने पीछे देखा, ये सब लोग कहीं ना कहीं उस स्वप्न को पूरा करने के लिए अपने जीवन में प्रयास करते रहे, और उसी को करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया। आज हम उसी विषय को बात करना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। सो ये एंटरप्रेन्योरशिप की आवश्यकता है क्या, जरा समझिएगा। इंडिया की पॉपुलेशन किसी को छुपी नहीं है, हम सब दूसरे नंबर पे आते हैं। इनफैक्ट आप देख लीजिए, हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम 4 से 5% के आसपास है, और हम लोग अभी भी वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं जो कि वैक्सीनेशन में सेकेंड चली गया आफ्टर द यूएस। पहला नवंबर दिसंबर में जो वैक्सीनेशन हम लोगों ने इंडिया में किया, उससे आप ये समझ लीजिए कि हम लोग यूके की पॉपुलेशन के अराउंड वैक्सीनेशन कर चुके थे नवंबर दिसंबर में। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, और आप ये जानते हैं कि ये पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इसलिए क्योंकि ये पॉपुलेशन जहां हमें एक मजबूती देती है, स्ट्रेंथ देती है, वहीं कहीं ना कहीं इस पॉपुलेशन को, इस जनसंख्या को हर वो चीज की आवश्यकता है जो कि एक युवा होने पे आपको चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए भरपूर भोजन की उसकी आवश्यकता है, उसके लिए उसे नौकरी चाहिए, उसके लिए उसे और सुख सुविधाएं चाहिए। सोचिए, विचार करिए, क्या हमारे देश की कोई भी गवर्नमेंट इस सरकारी नौकरी प्रोड्यूस कर सकती है इतनी, जितनी कि सबको नौकरी मिल जाए? विचार करिएगा। चलिए, दूसरा देखिए, मैंने कहा, पहले भी कहा कि एजुकेशन सिस्टम से जो भी हम सब निकल कर आते हैं, डिग्री तो लेकर के आते हैं, लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं होती। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और डिग्री कॉलेज से ऐसे युवा पास होकर के आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी की राह देखते रहते हैं। क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट को प्रोड्यूस नहीं करता? बिल्कुल करता है। बहुत सारे युवा जो इंतजार करते रहते हैं वैकेंसी ओपन होने का, वेट करते रहते हैं उसके ओपन होने का, उनको अंततः कहीं ना कहीं ये इस धारा में जाना पड़ता है कि अब मैं नौकरी तो मुझे मिलेगी नहीं, तो मैं आपको छोटा सा व्यवसाय करूं। तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का दौर बना रहता है उस युवा के लिए। एक और चीज, आज की डेट में आप देखिए टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा चेंज आता जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी जो है, ये टेक्नोलॉजी आज की डेट में इंडस्ट्री से मैन पावर को कट डाउन करने लगी है। हाँ, दूसरी तरफ इसका एक और उपयोग भी है, ये कहीं ना कहीं हाई प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दे रही है, वेस्टेज को रिड्यूस कर रही है।
जब वेस्टेज रिड्यूस होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, कम कॉस्ट में कम कीमत पे अच्छा सामान बनेगा, सो हम एक्सपोर्ट भी अच्छा कर पाएंगे, जिससे कि कंट्री की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। लेकिन अभी अगर मेरे युवा, अगर हम सब आने वाली टेक्नोलॉजी को, अगर कोई मुझसे आज कहे कि हमने तो मोमबत्ती में पढ़ाई करी थी, तो क्या आज के बच्चे भी मोमबत्ती में पढ़े? शायद ऐसा नहीं है। उन्हें जो सुख सुविधाएं अवेलेबल है, मिल सकती है, उस पर वो करें। हम सब लोगों ने बचपन में शायद इंटरनेट नहीं देखा, लेकिन आप सब आज मोबाइल फोन यूज करते हैं इंटरनेट के साथ होगी। चलिए, और एक और बड़ी आवश्यकता जो आप सबके सामने है, एक ऐसी हम लोग महामारी से जूझ रहे हैं जिसका अंत कब होगा ये किसी को नहीं पता है। ये अभी किस करवट बैठेगी ये किसी को नहीं पता है। कोविड और कोविड के बाद के बहुत सारे ऐसे क्राइसिस अवेलेबल हो चुके हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस में कहे जाते हैं, और इन सब से बाहर निकलने के लिए हमें कहीं ना कहीं उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की आवश्यकता है। अब ये है क्या? ये बात जो मैं कर रहा हूं इतनी देर से, उद्यमिता और एंटरप्रेन्योरशिप, ये है क्या? क्या ये कोई केमिकल है? क्या ये कोई कैप्सूल है? क्या ये कोई इंजेक्शन है? कोई वैक्सीनेशन है? ये है क्या? समझ लेते हैं जरा 2 मिनट के लिए। एक ये उद्यमिता एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये एक ऊर्जा देती है आपको, और हर एक व्यक्ति के अंदर ये उद्यमशीलता का गुण रहता है। अच्छा, खराब, कम, ज्यादा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सबके अंदर रहता है, और ये एक प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। सो प्रोसेस का मतलब क्या है? अच्छा कार्य करने का तरीका ये है। अगर ये किसी के अंदर भी आ जाए अच्छे कार्य करने का तरीका, सो वो कोई भी काम करेगा वो अच्छा ही करेगा, चाहे वो घर में खाना बनाना ही क्यों ना हो, नौकरी करना, उद्योग लगाना, ये सब तो बहुत बड़ी चीज हो गई। मैं छोटे से उदाहरण से बात करता हूँ। अगर एक इस छात्र के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता आ जाए, तो वो असाइनमेंट जो बनाएगा बाकी सभी लोगों से बिल्कुल भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि उसको कार्य करने का ऐसा गुण उसके अंदर आ चुका है कि वो कभी भी हल्के फुल्के असाइनमेंट से, काम चला हुआ असाइनमेंट से उसका मन ही नहीं भरेगा। तो वह हरदम उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा और विचार रखेगा। तो ये उद्यमशीलता या उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप करती कैसे और कैसे काम करती है? अब देखिए, हमारा समाज में नॉन, या ऐसा बोलिए कि आज की डेट में हमारे समाज की जो प्रतिशतता है एंटरप्रेन्योरियल सोसाइटी जो है, या उद्यमशीलता समाज जो है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, भिन्न करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो क्या हमारे घर, परिवार और समाज उसको सपोर्ट करता है? प्रायः देखा गया है कि 95% रूप में बच्चों को, युवाओं को नया कार्य, अलग कार्य करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, उसे दबाया जाता है, उसे मना किया जाता है कि तुम ये काम नहीं करो। क्यों नहीं करो? हो सकता है उनका पहलू भी सही हो, लेकिन क्यों नहीं करो? क्योंकि जब भी आप कुछ नया करते हैं, नए तरीके से करते हैं, तो उसके साथ क्या एसोसिएट हो जाता है? उसके साथ एक रिस्क आ जाता है, एक जोखिम आ जाता है, और जोखिम जो है वो क्या है? वो डर का कारण है। जब डर का कारण मनोभाव में आ जाता है, मन के भाव में आ जाता है, तो हम अपने छोटों को, अपने जूनियर्स को ये कहते हैं, नहीं नहीं ये कार्य मत करो। जबकि जीवन में बिना गिरे किसी भी व्यक्ति ने चलना नहीं सीखा है। साइकिल चलाने से पहले भी बहुत सारे लोग गिरते हैं और फिर से साइकिल उठाते हैं, फिर चलाते हैं। कार चलाने से पहले भी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि एक्सीलेटर, गियर कहाँ है। बाइक चलाना या स्कूटर चलाना या कुछ भी नया कार्य सीखना, मैं कहता हूँ घर में सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का सिर्फ न्यूट्रल ऑफिस को जोड़ना भी कार्य जो है, उसमें बहुत सारे लोगों ने करंट उसको उनको लग जाता है। तो शुरुआत जो है वो जोखिम खाकर गिर कर ही आती है। इसका मतलब क्या है कि पहली चीज ये है कि अगर हमारी समाज को आगे बढ़ना है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर मनोभाव में, मनोस्थिति में कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सीलेंस की बात करनी है। कार्य छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मन के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए कि मुझे इसको उत्कृष्ट तरीके से करना है, इसको काम चलाऊ तरीके से कभी नहीं करना है। जब सेल्फ एक्सीलेंस की बात होती है, और ये सेल्फ एक्सीलेंस किसकी बात करता है? एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति। आप कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब या बहुत सारी गवर्नमेंट ने अलग अलग छोटे या बड़े प्रोग्राम चलाए देश को साफ रखने के लिए, लेकिन जब तक हर एक व्यक्ति इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हर एक व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाए कि मुझे अच्छा कार्य करना है, उत्कृष्ट कार्य करना है, बेहतर कार्य करना है,
अपने लिए भी और अपने देश के लिए भी, तो शायद बहुत सारी चीजों को आसानी से किया जा सके। चलिए, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहती है? सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप कहती है सेल्फ एक्सीलेंस, खुद के अंदर एक्सीलेंस की बात। एक्सीलेंस क्या होता है? आप क्लास में पढ़ते होंगे, आपकी क्लास में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, टॉपर्स बहुत सारे आते होंगे, लेकिन उनमें से भी गोल्ड मेडलिस्ट या एक्सीलेंस जिसको मिलता है वो बहुत कम होते हैं। सो हमें काम करने की, मेहनत करने की जो पराकाष्ठा है, वहां तक जाना है, जब हमें सेल्फ एक्सीलेंस अचीव होगा। चलिए, जब सेल्फ एक्सीलेंस की बात हम करेंगे, फिर आगे कैसा होगा, हमारी सोसाइटी कैसे बनेगी? एक हर व्यक्ति इस सोसाइटी का क्या होगा? एंटरप्रेन्योरियल बनेगा। और जब एंटरप्रेन्योरियल बनेगा तो हमारा समाज कैसा बनेगा? एंटरप्रेन्योरियल बनेगा। और एंटरप्रेन्योरियल बनने का मीनिंग क्या है? एंटरप्रेन्योरियल बनने का मीनिंग है कि आप जो हैं वो तैयार हैं किस चीज के लिए? जोखिम लेने के लिए। अभी दिखते हैं, अभी दिखाएंगे आपको इसी डायग्राम में। सेल्फ एक्सीलेंस से हर एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योरियल पर्सन बनने की बात करेगा। एक समाज अंतर उद्यमशीलता का समाज बनेगा। लोग कहेंगे मेरे को नौकरी नहीं करनी है, मुझे इनोवेशन करना है। अभी हम लोग क्या कह रहे हैं? हमें नौकरी दे दीजिए साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रोसेस से आगे क्या होता है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आता है। अब बड़ा प्रश्न हम लोग इस प्रेजेंटेशन की बाद में आपसे लेंगे। सेल्फ एक्सीलेंस का मतलब क्या है? हमारे अंदर बहुत सारे गुण ईश्वर ने दिए हुए हैं, उन गुणों को पहचानना और पहचानने के बाद उनको और बेहतर तरीके से अपने लिए यूज करना, समाज के लिए यूज करना, परिवार के लिए यूज करना, और या फिर अपने जीवन को और अच्छा बनाने के लिए उसका उपयोग करना, ये सेल्फ एक्सीलेंस है। अंदर कोई अच्छा सब है, अगर वो मेरे आया, वो गुण किस काम का? अगर मेरे अंदर बहुत बढ़िया गुण है कोई, उसको समाज के रूप में यूज नहीं कर पाया, समाज की किसी समस्या को हल करने के लिए यूज नहीं कर पाया, तो ऐसा इंजीनियरिंग, ऐसा डील लेने से भी क्या फायदा होगा? चलिए, तो सेल्फ एक्सीलेंस का मतलब यह है कि अपने अंदर के गुणों को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाना। उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगी, तब आप नौकरी का भाव रखेंगे। ये मैं आपको गारंटी से कहता हूं। आपका भाव क्या होगा? ये समझ का, आपका भाव होगा रिस्क टेकर का, आपका भाव होगा एंटरप्रेन्योर बनने का। क्यों? क्योंकि नौकरी करना रिस्क टेकर में नहीं आता है। याद रखिएगा मेरी बात। जो नौकरी करते हैं, नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं, या जो लोग ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखते हैं, वो क्यों देखते हैं? उनको पता है गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट के स्कूल्स में बहुत सारे डिस्टेंस पे है, बहुत गांव में है, बिहड़ इलाकों में है, वहां कौन जगह कैसे करेगा? लेकिन क्या है कि कहीं ना कहीं ये भाव आता है कि मुझे सेफ्टी मिलेगी, सिक्योर जीवन मिलेगा और हर महीने पूरी सैलरी लगेगी। शायद इस वजह से लोग आकर्षित होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी सुविधाएं कम कर दी जाएं, तो लोग शायद गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखना ही बंद कर देंगे। सो हम को कहाँ सोचना है? हमें सोचना है रिस्क टेकर, इनोवेटर, एंटरप्रेन्योर, और ये अपने आप बनने लगेंगे। ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। चलिए, जब इस तरीके के हमारे लोग समाज में होंगे, वो क्या करेंगे? वो वेल्थ क्रिएशन करेंगे। पैसा कब आएगा? अगर मैं एक नया मशीन गन बना सकता हूं, तो मैं किसी भी देश को वो मशीन बेच सकता हूं। अगर मैं वो मशीन गन सोल्ड आउट कर सकता हूं किसी देश को, किसी भी कंट्री को, तो मैं वहां से पैसे लेकर के आ सकता हूं। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इजराइल हो, या कुछ और कंट्रीज को आप देख लीजिए, जो लोग अपनी टेक्नोलॉजीज को बनाते हैं वो दूसरे देशों को बेचते हैं, और बेच करके उन दूसरे देशों से अपने देश में पैसा लेकर के आते हैं। ये कौन करता है? ये वो इनोवेटर करता है, वो एंटरप्रेन्योर करता है, वो रिस्क टेकर करता है। और जब वेल्थ क्रिएशन होगा, देश में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, तभी प्रॉस्पेरिटी आती है, सोशल डेवलपमेंट होता है। आप घर का उदाहरण ले लीजिए, अगर एक घर में एक व्यक्ति कमाने वाला है और बहुत सारे लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, तो शायद वो सोशल, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं आती, क्योंकि बाकी सब लोग तो हरदम ये कहते हैं ना, मुझे दो भाई कुछ। लेकिन आप देखिए, वहीं जहां पे 4 लोग कमाने वाले हैं और सिर्फ 2 लोग नहीं कमाते हैं, तो आप देखिए वहां कितनी प्रॉस्पेरिटी और धन का कभी अभाव नहीं देखने को मिलता है। इकोनॉमिकल वेल्थ वहां जरूर खत्म दिखती है। और यही कारण है, अगर हम अपने युवाओं को, अगर आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये विचार छोड़ करके कि नहीं, मैं कोई काम आसानी का काम नहीं करूंगा। अच्छा कार्य क्या होता है?
अच्छा कार्य वो होता है जो मुश्किल से हो। अच्छी जगह एडमिशन कैसे मिलता है? बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करना पड़ता है, अपने हुनर को दिखाना पड़ता है, तब हमें मिलता है। सो हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है युवाओं, जो कि कैसा हो? एंटरप्रेन्योरियल हो, जहां हर व्यक्ति इनिशिएटिव लेना चाहे, जहां हर व्यक्ति प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे, जहां हर व्यक्ति कभी निगेटिव ना हो, जहां हर व्यक्ति पॉजिटिविटी की बात करे। मैं क्या नहीं कर सकता ये छोड़ दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं ये देखिए। मेरा मानना है ईश्वर ने किसी को भी किसी भी गुण में कम नहीं दिया है, कहीं ना कहीं तो एक ऐसा गुण दिया है जो उसके अंदर सबसे बेहतर है। किसी को अच्छी हैंडराइटिंग दी होगी, किसी को पढ़ने का तरीका अच्छा दिया होगा, किसी को बोलने का तरीका अच्छा दिया होगा, किसी को बात करने का तरीका अच्छा दिया होगा। कोई मैथ्स में स्ट्रांग है, कोई साइंस में स्ट्रांग है, कोई ज्योग्राफी में स्ट्रांग है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गुण है। दिक्कत यह है कि हम कभी अपने आप से पूछते नहीं कि हम क्या हैं। जिस दिन आप अपने आप से प्रश्न करेंगे कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, आपको जरूर दिखेगा कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। दुनिया में 95% वेल्थ, धन, संपदा 5% लोगों के पास है, याद रखिएगा। 95% वेल्थ 5% लोगों के पास है, और 95% पॉपुलेशन इंटायर वर्ल्ड की 5% सिर्फ धन है। आपको विचार करना है आप कहां जाना चाहते हैं। आपको 95% पॉपुलेशन की भीड़ में खड़ा होना है या 5% पॉपुलेशन की भीड़ में खड़ा होना है। याद रखिएगा, जो लोग 95% की भीड़ में खड़े होना चाहते हैं या ऐसा विचार रखते हैं कि वो नौकरी करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे, छोटा छोटा बिजनेस कर लेंगे, वो सिर्फ 5% वेल्थ ही रख पाएंगे। दुनिया के बहुत सारे बिलियनर्स को आप उठा के देखेंगे तो 5% से ज्यादा नहीं है, जिनके पास पूरे वर्ल्ड की 95% वेल्थ है। कैसे है, क्यों है, ये सब आपको आगे चल के समझ में आए। चलिए, अब बात आती है करना क्या है। सर हम तो बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, करें क्या? अभी तो हम बीएड की तैयारी कर रहे हैं सर, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, करें क्या? बात यह है, आपको विचार ये करना है कि आपके अंदर क्या कौशल है। मेरा मानना यह है कि जिस दिन स्किल बेस्ड करियर बात करी जाएगी, कौशल आधारित व्यवसाय की बात करी जाएगी, तो व्यवसाय करना बहुत आसान हो जाएगा, बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा। जो व्यक्ति टेलरिंग कर सकता है, शर्ट बना सकता है, पैंट बना सकता है, सूट बना सकता है, उसे कभी कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास एक हुनर है। जो वेल्डिंग कर सकता है उसके पास एक हुनर है। जो केक बना सकता है, पेस्ट्री बना सकता है, अच्छी अच्छी डिशेस बना सकता है, उसके पास एक हुनर है। आपके पास क्या हुनर है ये देखिए। अगर आप इस हुनर को बिजनेस में कन्वर्ट कर दें तो इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है। और फिर सिर्फ एक ही आपको स्ट्रोक लगाना है, जिसे हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में बिजनेस की प्लानिंग करना, एक सेल्फ एम्प्लॉयड से एंटरप्रेन्योर बनने की दिशा में कदम बढ़ाना। आप याद रखिएगा, आप विचार करिएगा, अगर आज आप पढ़ रहे हैं तो क्या आज हम नहीं कमा सकते और अपने परिवार को सहयोग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये विचार आपके अंदर कहीं ना कहीं आना चाहिए कि मैं किस तरीके से अपनी फीस निकालूं, मैं किस तरीके से परिवार का वो बर्डन, अपने पिता का बर्डन, माता का बर्डन कम कर दूं कि उनको मेरी पढ़ाई की चिंता ही नहीं रहे। हम पढ़ रहे हैं, कॉलेज में नहीं, सिर्फ पैसे दे रहे हैं, डिग्री लेकर के घर आ रहे हैं, और इसके बाद हम सरकार से या गवर्नमेंट से या बाकी इंडस्ट्री से कहेंगे कि साहब हमें इस डिग्री के बेसिस पे नौकरी दे दीजिए। याद रखिएगा, कोई डिग्री सर्टिफिकेट के बेसिस पे कभी नौकरी नहीं देगा। चलिए, इसे मैं स्किप करना चाहूंगा, इसे हम लोग कभी और बात करेंगे। आज इस प्रोग्राम में जिन 400 लोगों ने, मेरे पास 357 लोगों का डेटा आया था, इन 357 लोगों में से आप जिनकी प्राइमरी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, फैमिली की इनकम, वो एग्रीकल्चर या फिर स्मॉल बिजनेस या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब है। और इसके बाद अगर कोई आता है तो और भी कुछ लोग वर्कर हैं, लेबर हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं। याद रखिएगा, कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं। और हर जगह एक कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की। चलिए, एक और चीज आप देखिए जो आप सबने मुझे डेटा दिया है, वो क्या है।
मैंने एक प्रश्न पूछा आप सबसे, हाउ डू यू वांट टू अर्न मनी इन लाइफ? आप जीवन में कैसे पैसा कमाना चाहते हैं? 70% लोगों ने ये कहा कि वो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। क्यों? विचार करें क्यों? गवर्नमेंट जॉब एक फिक्स सैलरी देती है। 10 वैकेंसी के लिए 10 लाख एप्लीकेशन आती हैं, आप सब जानते हैं। 10 वैकेंसी के लिए 10 लाख एप्लीकेशन आती हैं, आप सब जानते हैं। मेरा ये कहना बिल्कुल नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मत जाएं, प्राइवेट जॉब के लिए मत जाएं, आप नौकरी मत करें। मेरा सिर्फ कहना यह है कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचानें और नवाचार और उद्यमशीलता को बल बनाएं अपना, और फिर प्रयास करें कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप खुद को नौकरी दे सकते हैं तो आपको कोई भी नौकरी दे सकता है, ये मेरी गारंटी है आपको। आज इस प्रोग्राम में ये उद्यमशीलता किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है, इस पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ दीप पंडित भी हैं। दीप, आप दीपकांत आपसे बात करेंगे कैसे वो अपने क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं, कैसे उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद भी ये तय किया कि नहीं, मुझे जो है वो ऑर्गेनिक सेक्टर में काम करना है, और ऑर्गेनिक का बुलंद ऑर्गेनिक के नाम से वो काम कर रहे हैं। ना जाने कितनी वैरायटी का गुण उनके पास अवेलेबल है, ना जाने कितनी वैरायटी के और बहुत सारे गेहूं, चावल और ऑर्गेनिक अवेलेबल है। प्रश्न ये, ऐसा बहुत से लोग कर रहे होंगे, लेकिन इसमें से इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसा थॉट प्रोसेस लेकर के आना शायद बहुत मुश्किल होता है, और घर वालों को मनाना समझाना तो शायद बहुत मुश्किल होता है। मैं स्वागत करता हूं दीपकांत का, फाउंडर एंड को फाउंडर बुलंद ऑर्गेनिक्स। दीप, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी साथियों के लिए। नमस्कार दीप, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। मैं अब तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम अपनी जर्नी, तुमने ऐसा विचार क्यों किया इंजीनियरिंग करने के बाद भी कि अपना व्यवसाय करना, और क्यों ऐसा तुम्हारे मन में विचार आया, और अभी कैसे कर रहे हो, किस तरीके से स्टार्ट किया था? जरा एक 10-15 मिनट में जो एक कहानी बता सकते हो पूरे जीवन की, इस साल की, जरा बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। जी सर, थैंक सर। हम 3 मित्र थे। मैं, हिमांशु, आकाश, और हम साथ में बीटेक कर रहे थे, मैकेनिकल बीटेक। उसके बाद में हमने सोचा कि जॉब तो सारे लोग करना चाह रहे हैं, हम जॉब ना कर कर हम कोई बिजनेस करें जिससे कुछ हमें अच्छा हो। इसके लिए हमने बहुत सारे आइडिया पे काम करा, लेकिन हमें लास्ट में एक आइडिया सूझा ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग का आइडिया इसलिए सूझा कि बढ़ते बीमारियों के कारण जो केमिकल लोग डाल रहे हैं खेतों में केमिकल्स इतने डाल रहे हैं कि उससे बीमारियां बढ़ रही हैं बहुत ज्यादा। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और उससे नए नए प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में लेकर आए। तभी उसी वक्त हमें सर आपका ABS कॉलेज के द्वारा प्रोग्राम आयोजित कराया गया, जिसमें सर आपने इंटरव्यू के माध्यम से हमें सेलेक्ट किया और हमें बिजनेस करने के नए नए आयाम मिले। वहाँ हमें सीखने को मिला कि कैसे कंपनी बनाएं, कैसे लोगो बनाएं, कैसे मार्केटिंग करें। तो हमने वहाँ सीखा, और इसके बाद में सर हमने शुरू किया एक गुड़ के माध्यम से, कि हम पहले एक प्रोडक्ट लाते हैं अपना गुड़, क्योंकि हमारे यहाँ पर गन्ने की बहुत ज़्यादा खेती होती है। तो हमने सोचा कि हम एक गन्ने से स्टार्ट करते हैं। हम गन्ने की तरफ ध्यान दिया हमने। इससे हमने पहले उत्पादन किया गन्ने का, और 15 फ्लेवर का गुड़ और 3 तरह की शक्कर, खांड, राब, सिरका और सिरके वाला अचार, ये हमने प्रोडक्ट अपनी लिस्ट में बना लिए। इसके बाद में हमने देखा कि कैसे स्टार्ट करना है इसके लिए। तो हमने पहले खुद ही 1 एकड़ खेत में गन्ने उगाकर हमने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक फार्मिंग करना। तो हमें बहुत सारी समस्याएं आई, जिससे हमने उबर कर उनका सामना करा। उससे हमें 1 साल लगता है सर गन्ने को पैदा करने में। उसके बाद में हमने उसका गुड़ बनाया और हमने अच्छी खासी मार्केटिंग कर ली पहली साल गुड़ की। हमारे सामने समस्या थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए किसानों के लिए कैसे एग्री करें।
पहले किसानों से बातचीत करी, उसके बाद मार्केट से आपको फसल का हम 15% ज़्यादा देंगे, उनके लिए मनाया कि हम आपको मार्केट से आपकी फसल का 15% ज़्यादा देंगे। अब किसान एग्री हुए, उसमें 100 किसानों को हमने स्टार्टिंग में समझाया था, उसमें से हमारे लिए 2 किसान एग्री कर पाए काम करने के लिए हमारे साथ। अब कुल मिलाकर घर वालों ने हमें उस टाइम पर 2 एकड़ जमीन दी और 2 किसान एग्री हुए जैविक खेती करने के लिए। और हमारे सामने समस्या थी कि रुपया कहाँ से लाएं प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट का खर्चा मिनिमम 10 लाख रुपए था। हमारे पास इकट्ठा नहीं हुआ, घर से हम लेना नहीं चाहते थे 10 लाख रुपए। इसके बाद हमने एक यूनिट किराए पर ले ली, उसमें हमने गुड़ शक्कर बनवाया और स्टार्टिंग में हमने पहले प्रोडक्ट की कीमत को कम रखा ताकि मार्केट का पता चल सके और मार्केट में हम पैर जमाने में समर्थ हो पाए। अब छोटी बड़ी दुकानों को मार्केटिंग करने के लिए हमने छोटी बड़ी दुकानों को चुना, वहां जा जाकर हमने अपने प्रोडक्ट को टेस्ट कराया लोगों के लिए। तो हमने जहां जहां 10 लोगों को टेस्ट कराया उसमें से 7 लोगों ने हाँ बोला, वहां वहां हमने अपना गुड़ दिया। इसके बाद बहुत मेहनत करी, पहली साल हमने 4220 किलो गुड़ शक्कर बेची, जितना उत्पादन हुआ सारा सेल हो गया। अब डिमांड इतनी बढ़ी, उस वक्त इतनी डिमांड बढ़ी कि हम पर पहली साल पैदा नहीं किया गया गुड़। अब हमारे पास उत्पादन कम था, डिमांड ज्यादा थी। अब चैलेंज था कि उत्पादन कहाँ से करें। घर से 2 एकड़ जमीन और ली, मतलब टोटल मिलाकर 4 एकड़ जमीन हो गई। उस पर तरह तरह के मॉडल बनाए और उसके बाद एक तो जैविक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कर दी सर। जैविक ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना करने के बाद में वहां से हमने देखा कि कुछ किसान हमसे जुड़कर हमारे साथ काम करेंगे तो हम उत्पादन कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास डिमांड बहुत बढ़ चुकी थी पहली साल के बाद दूसरी साल में, और मार्केटिंग एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी थी। वहां से किसानों के लिए फ्री खाद, फ्री दवाइयाँ कैसे बनानी है और कैसे मार्केटिंग करनी है, ये सारी चीजें हमने उनको समझाना स्टार्ट कर दिया फ्री में। उसके बाद में पीजीएस का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। पीजीएस सर होता है कि ऑर्गेनिक, हमारा मतलब ऑर्गेनिक में रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि हमारा खेत ऑर्गेनिक हो चुका है। तो हमने पीजीएस रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ट्रेनिंग दी। उसके बाद में बुलंद के नाम से खाद की यूनिट भी खोली, जिसमें वर्मी कंपोस्ट हम तैयार करते हैं। वो किसानों को सबसे कम रुपए में उपलब्ध कराया ताकि किसान जैविक खेती कर पाए। मॉडल फार्मिंग के जरिए किसान हमसे जुड़ना स्टार्ट हो गए। जुड़ना स्टार्ट होने के बाद में बुलंद फार्मर डेवलपमेंट ट्रस्ट एक एनजीओ का निर्माण कर दिया। उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक की बात बताई जाती है इसमें। हमारे पास योजना है कि हम आगे किसानों के लिए सारी मार्केटिंग उपलब्ध कराएं, जैसे कि गन्ने को सारा खरीद कर और गेहूं का दलिया आटा बनाकर। अभी हम गुड़ के साथ साथ आटा, दाल, दलिया, चावल, हल्दी, सतावर और ये सारी चीजें अभी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अब हमारा हमारे पास जो 500 स्टोर हैं उनमें पतंजलि और बीकानेर मेन हैं जो हमसे गुड़ ले रहे हैं पर ईयर। जैसे बड़ी बड़ी ब्रांड है हमसे गुड़ लेकर बेचते हैं वो, और हमसे ज्यादा गुड़ सोशल मीडिया, मतलब हमसे ज्यादा गुड़ बेच पाते हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा बेच पाते हैं, जो कि भारत के लगभग 12 राज्यों में हम गुड़ बेच रहे हैं, जिसमें मुंबई, गुजरात, सूरत, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा मेन है। लास्ट ईयर हमें गुड़ के लिए पुरस्कृत भी किया गया सर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में 1-1 लाख रुपए का चेक देकर। लास्ट ईयर हमारी पैकेजिंग एक उत्कृष्ट पैकेजिंग रही है, जिसके लिए भी हमें पुरस्कृत किया गया है। अब हमारे पास गुड़ के अलावा काला गेहूं, सतावर, हल्दी, चावल, सरसों का तेल भी उपलब्ध रहता है। आगे हमने प्लान किया है कि गन्ने की चुस्की, मतलब अभी तो ये प्रोडक्ट हैं लेकिन आगे हमने प्लान किया है गन्ने की चुस्की, जो कि 32 फ्लेवर में उपलब्ध होगी। उसकी सर रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, और अगर कोरोना अभी नहीं आता, मतलब ये कोविड का सीजन नहीं आता, तो अभी तक हम गन्ने की चुस्की भी लॉन्च कर चुके होते। और सर अभी मैं कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल दीपकांत, और एक चीज और सबको बताओ कि कैसे तुम्हारे अंदर, मतलब तुम्हारा प्रेरणा स्रोत क्या था कि इंजीनियरिंग करने के बाद, मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि लोग इंजीनियरिंग करने के बाद
एग्रीकल्चर एरिया में वापस आए और काम करें। तो तुम्हारा प्रेरणा स्रोत क्या था इस उद्यमी बनने के लिए? सर प्रेरणा स्रोत यही था कि एक मुझे हमें जॉब नहीं करनी थी पहली बात। अब जॉब के लिए क्योंकि सारे लोग जॉब की तरफ ही जा रहे हैं, जॉब की तरफ ही जा रहे हैं, देख रहे हैं कि किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 15,000 स्टार्टिंग, वही बीटेक मैकेनिकल वालों के लिए। ठीक। तो हमने देखा कि ऐसे काम नहीं चल पाएगा। हमने देखा कि हम खुद जॉब देने की सोचते हैं। तो अभी भी हमने लगभग 12 लोग लेबर में रख रखे हैं और 2 मार्केटिंग के लिए रख रखे हैं, जो कि 2 मार्केटिंग कर रहे हैं, 12 लेबर में हैं। और खेत में लेबर सर वो तो 100-50 वो लगे ही रहते हैं कभी भी, उसकी कोई गणना नहीं है। इसके बाद में हमें यहीं से प्रेरणा मिली कि घर पर जमीन थी, काफी काफी जमीन थी। हमने वहां से जमीन ले ली और हमें आसान भी लगा थोड़ा सा। और लेकिन समस्या थी बहुत सारी, घर वालों से कुछ सुनने को मिली बातें, क्योंकि एग्रीकल्चर है सर, एग्रीकल्चर में सबके पेरेंट्स ये चाहते कि ही एग्रीकल्चर ना कर कर पढ़े लिखे की जॉब करें, मतलब ऐसा कुछ सोचते। तो हमने ये काम छोड़कर, हमने प्रेरणा यहीं से मिली कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। कुछ फोटो सर मैं दिखाना चाहता हूँ कि पहले ग्रो कैसे धीरे धीरे हुआ। सर दिख रहा है क्या ठीक से? हाँ दिख रहा है, बुलंद ऑर्गेनिक्स दिख रहा है। सर मैं ऐसे कर सकता हूँ। तुम अगर अपना यूट्यूब का शेयर भी कर दोगे तो बच्चे जाकर के एक बार देख भी लेंगे, तुम्हारे विषय में और जानकारी उन्हें मिलेगी, सटीक जानकारी मिलेगी। जी सर मैं कर दूंगा। ये सर हाँ। मीडिया के द्वारा जैविक खेती को प्रशिक्षण दे रहा क्वालिटी इंजीनियर, ये अखबारों में निकाला गया। तो दीपकांत, अभी तुम्हारा टर्नओवर कितना है? सर मेरा टर्नओवर अभी लगभग 15 लाख रुपए पर ईयर है अभी। और अभी आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ चुके हैं पहले से ही। सितंबर से स्टार्ट हो जाता है सर बिजनेस, हम्म। और सितंबर से लगभग अप्रैल तक चलता है ये, तो आगे बहुत ज़्यादा संभावना है ग्रो बहुत करने बढ़िया, बहुत की। अच्छा। ये सर पहली फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर का सर आपने देखा होगा, फर्स्ट ईयर में जी जी। ये गुड़ का पैकेजिंग था, ये प्लास्टिक के डिब्बे में। जी जी। और ये गुड़ था फर्स्ट ईयर में। हाँ, मेरे पास पहले साल में भी आया था तुम्हारा, और दूसरे साल में भी आया है। जी जी। और ये सेकंड ईयर का है। सेकंड ईयर में भी लगभग सेम ही था। अब सब थर्ड ईयर में हमने कुछ चेंज किए, और ये हमने थर्ड ईयर में ये पैकेजिंग लेकर आए। हम्म। थर्ड ईयर में ये हमने पीस भी थोड़े छोटे बना दिए, स्क्वायर फॉर्म में 14 से 15 ग्राम के पीस बना दिए ये। अच्छा। जी। तो इसकी लोगों ने बहुत पसंद किया ये पैकेजिंग है सर। बहुत बढ़िया। जी सर। और हमने सर फ्लेवर में चॉकलेट का, काजू बादाम का, और तिल सौंठ का, अजवाइन का, सौंफ का, और सर बहुत सारे फ्लेवर सर हमने बनाए, 15 फ्लेवर टोटल मिलाकर बनाए हमने, जो कि अच्छा। सभी लोगों ने पसंद किए। ये सर जगह जगह जाकर हमने स्टॉलों के माध्यम से मार्केटिंग करी। ये हिमांशु और मैं जा जाकर स्टॉलों पर। ये सर राज्य गुड़ महोत्सव लखनऊ में योगी जी के उसमें हमने स्टॉल लगाया। ये सर हरियाणा में स्टॉल जहां पर हमें पुरस्कृत किया गया था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए। ये हरियाणा में किस जगह था? ये हिसार में सर। हिसार में, अच्छा। जी सर। ये सर फिर हमने नए नए मॉडल बनाए,
जिसमें हम नॉर्मल किसान हमारा 1 लाख रुपए तक पर एकड़ से कमाई कर पाता है। फिर हमने मॉडल बनाया कि क्यों ना 1 लाख से निकलकर 2 लाख 3 लाख रुपए तक पर एकड़ से किसान रुपए कमाए और वो हमसे जुड़कर काम करे। तो हमने उसके साथ सहफसली खेती का मॉडल बनाया सर। इसमें देख रहे होंगे आप, इसमें साइड में गन्ना लगा हुआ है, ये हाँ गन्ना लगा हुआ है सर यहाँ पे, और बीच में ये गेहूं लगा हुआ है, ये गेहूं लगा हुआ है। तो इससे डबल इनकम हो जाती है सर। जैसे गन्ना अगर 1 लाख रुपए का निकल रहा है तो गेहूं निकलेगा मान लो 50,000 रुपए का, और इसमें दूसरी फसल भी गेहूं के बाद में ले सकते हैं हम। ये हमने मॉडल तरह तरह के बना रखे हैं, जिससे हम किसानों को समझाते हैं यहाँ पर, और किसान हमसे जुड़कर काम करते हैं। एक ये मॉडल है सर गन्ने का, कि गन्ना लगा रखा है यहाँ पे लाइनों में, ये गन्ना है, और ये शायद साथ में पिपरमेंट, जिसे मेंथा बोलते हैं, जो नवरत्न तेल वगैरह में यूज होता। अच्छा। इसमें गेंदे के फूल की खेती हो रही है बीच में। इसमें 3 फसलें हैं, गन्ना साथ में मेंथा। गन्ना हमारी मेन फसल है क्योंकि सर हमें गुड़ की जरूरत है, तो हम मेनली गन्ने पर काम करते। इसके साथ में सह फसल के रूप में हमने मेंथा और गेंदे के फूल ये ले रखे हैं, ये गेंदे के फूल। और इस मॉडल में सर हमने गन्ने के साथ में मेंथा और भिंडियां भी लगाई हुई हैं, ये सब्जी सब्जी के लिए। ओके। जी, ये गन्ना है सर। गन्ना सर हमने नॉर्मल किसान 50-60 कुंटल तक पहुंच पाते हैं, हमने उस गन्ने को 102 से 103-4 कुंटल तक पहुंचा दिया है, ये मॉडल बना बनाकर। और ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं है, राइट? इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं है, ये प्योर ऑर्गेनिक है, और ये अपने ही खादों के द्वारा तैयार किया हुआ गन्ना है, जो हम खुद घर पर बनाते खाद, वही गन्ना है। ये सर गन्ना आप देख रहे होंगे सर, फोटोओं में, पिक्चरों में गन्ना देख रहे होंगे आप, ये लाइन है सर। तो सर ये हल्दी का मॉडल है, ये हल्दी है लगा हुआ, ये हल्दी का है। सर ये डॉक्टर वीरेंद्र गहलान हैं, इन्होंने 1500 एरोमेटिक और औषधीय पौधों पर खोज कर रखी है इन्होंने, डॉक्टर वीरेंद्र गहलान ने। ये भी हमारी मॉडल फार्मिंग देखकर हमसे रूबरू होने के लिए हमारे पास में आए, यहाँ पर देखने के लिए कि कैसा ये लोग कर रहे हैं, डॉक्टर वीरेंद्र गहलान। और सर ये डीएम साहब, बुलंदशहर डीएम का भी आगमन हुआ हमारे खेतों पर मॉडल फार्मिंग देखने के लिए। थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत है दीपकांत, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सुन करके। जी जी सर। और सर ये गन्ने के साथ में हल्दी लगाया हुआ है, ये अगर देख पा रहे हैं, और ये गन्ने के साथ में उड़द की दाल जो होती है, उड़द लगाया हुआ है। जी जी जी। दीपकांत, मैं चाहूंगा कि अब ना तुम कुछ प्रश्नों का जवाब दो जो कि हमारे छात्रों के पास हैं आज, और छात्रों से चाहूंगा कि वो अगर अपना प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो बहुत बेहतर है, या फिर आप हैंड रेज कर दे तो मुझे पता चल जाएगा कि किससे प्रश्न पूछना है। आप सर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी। जी जी, अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो मेरे पास कोई प्रश्न नहीं आ रहा है किसी से। मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम को अंतिम रूप दिया जाए, और हम लोग इस प्रोग्राम को समापन की दिशा में लेके जाना चाहेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इस प्रोग्राम से बाहर निकलें, मैं आपको लास्ट के 2 उन कॉम्पिटेंसीज को शेयर कर रहा हूं जिन पे आपको आगे कार्य करना है, और जिनके बल पर आप अपने आप को उद्यमशील बना पाएंगे। दीपकांत, आप जाएंगे नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे? जी सर।
मैं आपको उन कॉम्पिटेंसीज को शेयर कर रहा हूं, आज बताने जा रहा हूं, जो कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या एक एंटरप्रेन्योरियल पर्सन बनने के लिए जरूरी है। और ये कॉम्पिटेंसीज एक रिसर्च के बाद फादर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर डेविड मैकक्लेंड ने निकाल करके, रिसर्च करके ये प्राप्त किया और आपके समक्ष रख रहा हूं। क्यों ये कॉम्पिटेंसीज की आवश्यकता है, इसके पहले इंडिया में बहुत सारा मिथ है। मिथ मतलब धारणा है ना, गलत तरीके की। वो क्या है, इंडिया में कहा जाता है, भारत में कहा जाता है कि अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप किसी अग्रवाल या किसी बनिया फैमिली में बॉर्न अप हो, या आप अग्रवाल या बनिया या फिर हो, जबकि ये सत्य नहीं है। बहुत सारे लोग जो कि बनिया की फैमिली में नहीं है, मैं खुद बनिया की फैमिली से आता हूं, लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूं अभी। सो बहुत सारे लोग जो कि ब्राह्मण फैमिली से आते हैं या किसी और कास्ट क्रीड से आते हैं, वो बहुत बढ़िया उद्यमी हैं आज की डेट में, और उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया। भारत में माना जाता था कि अगर आपको उद्यमी बनना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए। आई बिलीव कि जब दीपिका ने स्टार्ट किया तो उनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था, कहीं ना कहीं एक छोटी पूंजी से उन्होंने स्टार्ट किया और उसके बाद आज वो इस लेवल पे आ चुके हैं। सो डेविड मैकक्लेंड ने जो कॉम्पिटेंसीज निकाली, और ये कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर हैं। सो मेरा आपसे सिर्फ आग्रह ये रहेगा कि आप इन कॉम्पिटेंसीज पे विचार करिएगा, सोचिएगा कि क्या मैं इन कॉम्पिटेंसीज में मैं क्या से कर रहा हूं, या मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसीज कितनी है। और अगर मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसीज हैं तो मैं फिर एक ऐसे करियर का चुनाव क्यों नहीं करता या करती जिससे कि आज ही से मैं अपने जीवन में सफल व्यवसायी या फिर एक बढ़िया उद्यमी बन सकूं। चलिए, तो ये कॉम्पिटेंसीज क्या है, इनिशिएटिव लेना सबसे पहली कॉम्पिटेंसी कही जाती है, आगे बढ़कर आना और अच्छे कार्य में सहयोग करना और उसको करना सीखने के लिए, किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। दूसरा कॉम्पिटेंसी क्या है, सीज एंड एक्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी को देखना, बहुत सारे लोग बिजनेस करने की या और अच्छे कार्य करने की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लेकिन वो उस पे आगे कोई प्रयास नहीं करते। धारणा, लगे रहने का विश्वास करना, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। चौथा क्या है, इंफॉर्मेशन सीकिंग, यानी कि सूचना को एकत्रित करना, जानकारी को एकत्रित करना। बहुत सारी जानकारी हमारे लक्ष्य के लिए आवश्यक है, क्या हमारे पास वो जानकारी है? अगर नहीं तो वो होना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं? और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे होंगे जो बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन सीकर होंगे, बहुत सारे जानकारी वो रखते भी होंगे। पांचवी क्वालिटीज क्या होती है एक एंटरप्रेन्योर की, वो होती है कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वर्क। एक ऐसा व्यक्ति जो हरदम अच्छी क्वालिटी का काम करना चाहता है, अच्छे तरीके से करना चाहता है, साधारण तरीके से चलताऊ काम नहीं करना चाहता है। छठी कॉम्पिटेंसी क्या है, और ये आपके अंदर है, वो क्या है, कमिटमेंट टू वर्क कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि ऐसा किसी को दृढ़ निश्चय कर देना, बता देना, बोल देना कि नहीं, मैंने बोला है मैं करूंगा तो मैं जरूर करूंगा, ये कमिटमेंट होना, कमिटेड जिसको बोलते हैं। और सातवीं कॉम्पिटेंसी क्या है, इफिशिएंसी ओरिएंटेशन, यानी कि कैसे मैं कम समय में अच्छी बुद्धि को इस्तेमाल करके, विवेक को इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से कार्य कर पाऊं। आठवीं कॉम्पिटेंसी क्या है, सिस्टमैटिक प्लानिंग। जीवन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप भी बहुत सारा सुबह से शाम तक काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो मेरे को करियर बनाने का प्लानिंग नहीं करना चाहिए क्या? मेरे को जीवन में कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाके क्या प्राप्त करना है, इसका प्लानिंग नहीं करना चाहिए क्या? नहीं करा है तो क्यों नहीं करा है, ये सोचिएगा। आप जब सुबह से शाम तक प्लान करते हैं तो जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसका प्लान भी करना चाहिए। चलिए, और नौवीं कॉम्पिटेंसी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, प्रॉब्लम अवॉइड करना चाहता है। आप कहां पर खड़े, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं या आप प्रॉब्लम क्रिएटर हैं, या आप नहीं इस समस्या को मैं हल करूंगा। दूसरा कहता है बच के निकल लो, नहीं तो समस्या हमारे पास आ जाएगी। और तीसरा क्या कहता है कि समस्या बनाओ, समस्या को खड़ा करो, समस्याओं को पैदा करो। तो यदि आप किस कैटेगरी में हैं, ये आप विचार करिएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, कुछ भी करने के लिए आत्मविश्वास जो है वो मेरे पास है या नहीं, मैं घबरा तो नहीं जाता हूं, मैं डरता तो नहीं हूं मंच पे चढ़ने के लिए,
बात करने के लिए, प्रोडक्ट के विषय में सोचने के लिए, को रखने के लिए। और 11वीं कॉम्पिटेंसी है असर्टिवनेस। क्या मैं चिल्लाता हूँ? क्या मैं शॉर्ट टेम्पर हूँ? क्या मैं लोगों से चिढ़ कर बात करता हूँ? तो ये जो कॉम्पिटेंसीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब आपके अंदर है। सो अच्छा, क्या असर्टिवनेस का मतलब क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो कि पोलाइट होकर के बात करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि साधारण शब्दों से लॉजिक के साथ बात करता है, उसकी बात सब सुनना चाहते हैं। 12वीं कॉम्पिटेंसी पढ़े तो उसमें कुछ मेरा नहीं जाता है। और कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति को सम्मान चाहिए, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये फील होना चाहिए कि उसको भी ऑनर किया जा रहा है। सो परसुएशन आपके अंदर है या नहीं, आप देखिए। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी। एक एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज को लगाता है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज को लगाता है, यानी कि और बहुत सारे तरीकों को लगाता है, माध्यमों को यूज करता है ताकि वो सफल हो सके। और सबसे आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं? आप सोच के देखिए, क्या आप जोखिम लेते हैं? क्या आप रिस्क लेते हैं? और रिस्क लेते हैं तो कौन सा रिस्क लेते हैं? गैम्बलर वाला कि 10 रुपए लॉटरी लेकर के लगा दिया, या फिर कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं? अगर आप कैलकुलेशन करते हैं सो आप एक रिस्क टेकर हैं, और अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं, किसी भी तरीके से कार्य करते हैं, तो आप एक गैम्बलर हैं। और ये सारा जितनी मैंने 14 कॉम्पिटेंसीज पढ़ाया, ये सब आपके अंदर है। अब आपको अपने आप ये इवैल्यूएट करना है, ये जानना है, समझना है अपने विषय में, क्योंकि मैं तो आपके विषय में नहीं जानता हूँ, आप अपने विषय में मुझसे बेहतर जानते हैं। सब लोग हर व्यक्ति अपने विषय में बेहतर जानता है। तो आप अपने विषय में विचार करें कि आपके अंदर किस तरीके के गुण अवेलेबल है। अगर आपके अंदर गुण अवेलेबल हैं, ये जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आपको सफल होने से जीवन में कोई नहीं रोक सकता है। मैं इसके साथ ही इस प्रोग्राम को समापन के लिए लेकर आता हूँ। और अगेन पुनः उन सभी संस्थानों से जहाँ से आप सब आए, उन सभी संस्थानों से जहाँ से यहाँ के टीचर्स ने जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एरिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर सुरजीत हो जो मेरे सामने कैमरे पे दिख रहे हैं, या फिर डॉक्टर मीना हो, डॉक्टर वरुणा हो, जो भी लोग इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, इस प्रोग्राम के साथ, हमारे इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार। इतना बढ़िया इस मैसेज को सर्कुलेट करने के लिए वीरेंद्र जी, जो कि मुझे दिख रहे हैं छत पे टहल रहे हैं। सो वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस प्रोग्राम को करने के लिए सहयोग किया। ये कड़ी यहाँ नहीं रुकेगी, और मेरा ऐसा विश्वास है कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं इससे पहले कि इस प्रोग्राम को क्लोज करूं, शट डाउन करूं, मैं दीपकांत तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। तुमने आकर के इतनी बढ़िया जानकारी दी और हमारे युवाओं को तुमने मोटिवेट किया। मुझे विश्वास है कि तुम्हें देख करके कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं आज, वो सब लोग कहीं ना कहीं उत्साहित जरूर होंगे, और उनके अंदर विश्वास आया होगा कि वो भी जीवन में कुछ ना कुछ अपना बल पे कर सकते हैं। वो सरकार या किसी और संस्था के ऊपर डिपेंड जीवन भर नहीं रहेंगे, अपना करेंगे और अपनी पीढ़ी को और अपने भाइयों को और अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी सभी शुभकामनाओं के साथ मैं इस प्रोग्राम को बंद करता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद आप सबका। एक्सक्यूज मी सर, हेलो।